हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 5। और बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपकी NCERT बुक का 11.5वां टॉपिक तापीय प्रसार। तो उस पिछले लेक्चर में बच्चों हमने अल्फ़ा व बीटा में संबंध निकाला था। अल्फ़ा व बीटा में संबंध, इन क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या निकाला था बच्चों कि बीटा बराबर 2 अल्फ़ा। ये पढ़ाया था बच्चों हमने पिछले लेक्चर में। तो इसको बच्चों इस एक्सप्रेशन को हमने एक वर्गाकार शीट मान करके निकाला था। तो बच्चों आज एक स्टूडेंट का फ़ोन आया मेरे पास कि सर आपने वर्ग लेकर के बीटा और 2 अल्फ़ा यानी स्क्वायर लेकर वर्ग लेकर बीटा और 2 अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा में रिलेशन निकाला। अगर हम आयताकार शीट लेते तो कैसे निकालते? तो बच्चों उसी प्रॉब्लम को मैं उस बच्चे की क्वेरी को सॉल्व करता हूँ कि अब हम चादर वर्ग न लेकर कैसे ले रहे हैं आयताकार। जैसे मान लो हमने ये आयताकार चादर ले ली। क्वेश्चन अच्छा है बच्चे का। और बच्चों ये आपकी NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 11.1 भी है, 11.1 भी है ये। तो अब मैं इसको लंबाई को यहाँ L मान के चलता हूँ और चौड़ाई को B मान के चलता हूँ। रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार शीट है बच्चों। अब आयताकार शीट है तो जब इसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो बच्चों अब लंबाई हो गई L से L प्लस डेल्टा L। मैंने छोटा L बना लिया है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। L प्लस डेल्टा L ये हुआ। और इसकी चौड़ाई बढ़ के हो गई B प्लस डेल्टा B, B प्लस डेल्टा B हो गई बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो देखें यहाँ पर अब हम क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालते हैं डेल्टा A। तो डेल्टा A कितना आएगा बच्चों, यानी बाद वाली सीट का क्षेत्रफल जो ताप बढ़ाने से प्रसारित हो गई है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया L प्लस डेल्टा L इंटू B प्लस डेल्टा B। क्या कह रहे बेटा? हम पढ़ा रहे हैं। लो पढ़ाने दो अभी। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? अभी थोड़ी देर गोदी ले लेते हैं, नीचे ले जाना, ठीक है? बच्चों से बाय कर लो। अच्छा तो जाओ जाओ पढ़ा, हाँ पढ़ा के आएंगे, ठीक है? हाँ चलो अभी लाएंगे, पहले ये वीडियो बन जाने दो। अब कुछ छूना मत, ये हिल जाएगा बेटा। चलिए चलिए चलिए। नहीं जाओ नीचे, जाओ नीचे ले जाओ। तो ये हो गया बाद वाले आयत का क्षेत्रफल और पहले वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो डेल्टा A आ गया L इंटू B। हाँ बेटा पढ़ाने दो, जाओ नीचे देख लेना। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो डेल्टा A कितना हुआ, L इंटू B प्लस L इंटू डेल्टा B, ठीक है? L इंटू डेल्टा B, हाँ L इंटू डेल्टा B प्लस डेल्टा L इंटू B और प्लस डेल्टा L इंटू डेल्टा B माइनस LB। तो LB से बच्चों LB कट गए, क्या बचा डेल्टा A बराबर बचा बच्चों L इंटू डेल्टा B प्लस B इंटू डेल्टा L, यही तो बचे, प्लस डेल्टा L इंटू डेल्टा V। अब बच्चों डेल्टा L और डेल्टा V छोटा होगा, नगण्य होने के कारण इसको छोड़ देते हैं, इस पद को छोड़ देंगे क्योंकि दो छोटी संख्याओं का गुणा होगा तो और छोटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना?
तो ये सूक्ष्म वृद्धि तो होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ऐसा नहीं है कि स्पीड दोगुनी हो गई। तो डेल्टा ए बराबर इतना आ गया बच्चों फाइनली एल इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा एल। आप इसको समझ जाएंगे, इसको एक लाइन में लिख देंगे कि इसको नगण्य होने के कारण छोड़ दिया है, इस पद को कोष्टक में लिख देना कि डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी नगण्य होने के कारण छोड़ने पर। तो ये डेल्टा ए आया बच्चों। अब यहाँ कुछ एक्सप्रेशन सही सा नहीं मिल रहा। अब हम ये देखते हैं कि बच्चों हमने एल्फा पढ़ा क्या था, एल्फा बराबर क्या पढ़ा था, डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया है, डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एल बराबर आ जाएगी एल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही डेल्टा बी कितना आ जाएगा बच्चों, एल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं। तो डेल्टा ए बराबर देखते चलिए एल इंटू डेल्टा बी की जगह क्या लिखेंगे, एल्फा बी इंटू डेल्टा टी और इंटू डेल्टा बी, हाँ डेल्टा बी की जगह लिख दिया, प्लस बी इंटू डेल्टा एल की जगह क्या लिखोगे, एल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो ये कितना हुआ बच्चों, डेल्टा ए बराबर एल इंटू बी और एल्फा इंटू डेल्टा टी दोनों जगह कॉमन है, तो एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, और कॉमन क्या है, एल्फा एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये कॉमन है। ये 2l भी हो गया बच्चों, डेल्टा ए बराबर हो गया ट्वाइस एल बी इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया। और एल इंटू बी क्या है बच्चों, प्रारंभिक एरिया। एरिया कितना है, पहले सीट का एरिया ए था और ये फिर बाद में हो गया था ए प्लस डेल्टा ए। तो एरिया, इसका एरिया, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है बच्चों, एल इंटू बी। तो इसकी जगह ए लिख देंगे इस पद की जगह। तो डेल्टा ए बराबर 2a एल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी इधर ले आए बच्चों, इधर क्या रह गया 2 एल्फा, और ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, बीटा का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है। तो बीटा बराबर आ गया 2 एल्फा। देखिए वही रिलेशन निकल आया, आयताकार सीट से भी निकल आया। अब तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बीटा बराबर 2 एल्फा आ गया। तो इस तरीके से बच्चों रिलेशन निकला। अब एक बात और बता दूं, मैंने इस पद को छोड़ा, यहाँ आपने लिख दिया कि नगण्य मान के छोड़ने पर, कोष्टक में, यहाँ कोष्टक में क्या लिख दिया, इसके आगे कोष्टक में क्या लिखा, डेल्टा एल डेल्टा बी नगण्य, नगण्य है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं एक तरीका क्यों छोड़ा है, एक तरीका और समझ लें कि जो डेल्टा एल, अलग से बता रहा हूँ, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी अगर हम निकालें इन एक्सप्रेशन से तो कितना मिलेगा, एल्फ़ा की जगह कितना रखोगे, डेल्टा एल की जगह रखोगे एल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा बी की जगह क्या लिखोगे, इंटू एल्फ़ा बी डेल्टा टी। तो ये कितना आ गया बच्चों, एल्फ़ा स्क्वायर एल इंटू बी इंटू डेल्टा टी, यानी एल्फ़ा स्क्वायर ए इंटू डेल्टा टी आ गया। अब बच्चों होता क्या है कि जो एल्फ़ा है वो किस कोटि का होता है, 10 की घात -5, 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की कोटि का होता है बच्चों। बात समझ रहे हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं एल्फ़ा की, वो जैसे 2 × 10⁻⁻5 या 3 × 10⁻⁵, इस तरीके से, यानी ऑर्डर उसका कितना होगा, 10 की घात -5। तो जब एल्फ़ा स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो एल्फ़ा स्क्वायर का ऑर्डर देख कितना छोटा हो गया, 10 की घात -10 का ऑर्डर रह जाएगा बच्चों प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की घात -10 रह जाएगा ना। तो कितनी छोटी संख्या हो गई, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो इसको क्यों छोड़ा, वो हमने दोनों तरीक़ों से सीख लिया बच्चों। तो बच्चों जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें।
बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए हमने तापीय प्रसार में क्या बताया था बच्चों कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। यही तो बताया था कि उसका आकार बढ़ता है, उसकी विमाओं में वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, उसकी विमाएँ डायमेंशंस बढ़ती हैं, उसी को तापीय प्रसार कहते हैं। और ये बच्चों हमने कितने प्रकार के पढ़ाए थे? 3 प्रकार के। ध्यान से सुने। एक पढ़ाया था रेखीय प्रसार, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। और दूसरा पढ़ाया था क्षेत्रीय प्रसार, इसे रैखिक प्रसार भी बोल सकते हैं। रेखीय प्रसार को रैखिक प्रसार भी बोल सकते हैं। और फिर पढ़ाया था क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्र प्रसार कह लो। कॉन्सेप्ट समझना है, हम टॉपिक को नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा पढ़ाया था बच्चों आयतन प्रसार। अब ये पढ़ चुके हो, पीछे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर आप कहोगे कि सर क्यों लिख रहे हो, आपने पढ़ा तो दिया पीछे। मैं कुछ और नई बात बताने जा रहा हूँ बच्चों, इसलिए। तो आयतन प्रसार दैट इज़ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बच्चों जो रेखीय प्रसार है, क्षेत्रीय प्रसार है, आयतन प्रसार है, ये ठोसों में तीनों प्रकार का प्रसार होता है। यानी अगर हम ये किस किस में हो रहा है, हम पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस दैट इज सॉलिड, द्रव दैट इज लिक्विड्स, गैस दैट इज गैस। तो ठोसों में ये तीनों प्रकार का होगा, यानी ये सॉलिड्स में तीनों प्रकार का, ये ध्यान रखेंगे। ठोसों में जो प्रसार होता है वो तीनों प्रकार का होता है। रेखीय भी हो सकता है, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ताप बढ़ाने पर तो क्षेत्रीय प्रसार, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन प्रसार। तो ठोसों के केस में ये तीनों एक्सपेंशन होते हैं। लेकिन बच्चों द्रव और गैस की बात की जाए, द्रव व गैस की बात की जाए तो इनमें केवल कौन सा प्रसार होता है? आयतन प्रसार, केवल आयतन प्रसार, आयतन प्रसार होता है। ठीक है। और अगर हम द्रव और गैसों के आयतन प्रसार की बात करें या उसमें ठोस भी शामिल कर लें, तो अगर ठोस द्रव गैसों में जो प्रसार होते हैं वो प्रसार सबसे ज़्यादा, अधिकतम जो प्रसार होता है वो गैसों में होता है। अधिकतम प्रसार किस में होता है? गैस में। ये बात ध्यान रखनी है। अपेक्षाकृत ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है उसी सामान्यतः ताप पर। सामान्यतः टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रसार किस में होगा? गैस में होगा बच्चों। और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगी कि गैस का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनका नहीं, ठोस और द्रवों का नहीं करता। गैसों का जो आयतन प्रसार गुणांक है, आपने पढ़ा है पीछे आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो
निर्भर करता है ताप पर। किसके लिए? गैसों के लिए, फॉर गैस, गैस के लिए, इनके लिए नहीं, ठोस और द्रव के लिए नहीं, किसके लिए? गैसों के लिए जो आयतन प्रसार गुणांक है वो ताप पर निर्भर करता है। बच्चों ऐसा लग रहा है रोशनी थोड़ी कम हो रही है, ज़रा मैं स्क्रीन पर देख लूँ। अभी इतनी कम नहीं है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद लाइट ऑन कर लेंगे। अभी नेचुरल लाइट में वीडियो बना रहे हैं। तो ताप पर निर्भर करता है आयतन प्रसार गुणांक, किसके लिए? गैसों के लिए बच्चों। और गैसों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन भी होता है इनकी तुलना में, ठोस और द्रवों की तुलना में। तो इसको कैसे समझें कि ताप पर निर्भर करता है? देखिए, जगह बना लें। ताप पर निर्भर करता है कैसे? देखें बच्चों, गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण होती है, वो मुझे पहले पढ़ानी चाहिए थी लेकिन अब मैं बाद में पढ़ा दूंगा बच्चों। आदर्श गैस समीकरण कैसे आई? आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है? PV बराबर म्यू आर टी। बच्चों इस लेक्चर को देखने के बाद, मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको देखने के बाद NCERT बुक भी पढ़ा कीजिए, उनमें ये बातें मिलेंगी तो आपको और अच्छा फील होगा, बोध होगा, समझ में आएगा, तो आनंद भी आएगा, नोट्स बनाने में सुविधा होगी। तो PV बराबर म्यू आर टी, अगर इसका हम अवकलन करें बच्चों, एक यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम वेरिएबल है और टेम्परेचर वेरिएबल है। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ चर राशियाँ कौन कौन सी हुई? वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। हम किसी कमरे में प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, किसी कमरे में बैठे हैं और किसी गैस को गर्म कर रहे हैं, तो उस समय हमने प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या मिलेगा? बस अवकलन में dV यूज़ करते, लेकिन हम यहाँ डेल्टा यूज़ कर लेते हैं। P डेल्टा V बराबर म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट और T का डिफरेंशिएशन dt होता है, लेकिन यहाँ हम क्या लिख लेते हैं? डेल्टा T लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में इसका भाग कर दें, इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड, यानी हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का, संक्षेप में लिख दिया मैंने। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बच्चों क्या मिलेगा? ऊपर पहले ये इक्वेशन लिखोगे, P डेल्टा V बराबर, भाग कर रहे हैं, अपॉन PV बराबर म्यू आर डेल्टा T बटे म्यू आर टी। तो म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो गए बच्चों, क्या मिल गया? P से P कैंसिल हो गए बच्चों, डेल्टा V अपॉन V बराबर मिल गया डेल्टा T अपॉन T। इस डेल्टा T को यहाँ ले आते हैं, नीचे ही आएगा जब ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आएगा, डिवीज़न में आएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T बराबर क्या मिला बच्चों? 1 अपॉन टी। और यही क्या आ गया बच्चों? गामा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि गामा बराबर डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T, ये पढ़ाया था, ध्यान होगा। तो ये गामा आ गया। तो देखिए गैसों के लिए गामा कितना आ गया? 1 अपॉन टी, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गामा घटेगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस हो गई ना इसकी, गामा रिलेटेड हो गया टेम्परेचर से बच्चों। ये किसके लिए है? फॉर गैस, गैस के लिए है बच्चों, गैसों के लिए ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ आई? ये भी आपको एक अच्छी जानकारी मिली, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर एक अच्छी जानकारी आगे मैं और दूंगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें, मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा बच्चों? तापीय प्रसार में, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रसार हो, कि पदार्थ गर्म करने पर क्या होता है?
यानी उसका ताप बढ़ाया जाए, ऊष्मा दी जाए। गर्म करने पर फैलता है। गर्म करने पर क्या होगा? पदार्थ फैलेगा, उसका आकार बढ़ेगा, विमाएं बढ़ेंगी। और ठंडा करने पर यानी उसका टेम्परेचर घटाएंगे। ठंडा करने पर वो क्या होगा? सिकुड़ता है। यही तो आपने सीखा अब तक कि पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, बढ़ेगा, और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। ऐसा आपने देखा। लेकिन बच्चों, द्रव के केस में ऐसा नहीं है। वो सॉरी, जल के केस में देखो, जल क्या है? एक द्रव है। जल क्या है? द्रव। और मैंने ये बताया था कि द्रव और गैस जो होती हैं, द्रव और गैस में कौन सा प्रसार होता है बच्चों? आयतन प्रसार। अभी बताया था। तो किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन प्रसार में क्या होगा कि उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन प्रसार में, अगर हम आयतन प्रसार की बात करें, आयतन प्रसार की बात करें तो भी यही बातें लागू होंगी कि गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा। आयतन प्रसार में क्या होगा? आयतन बढ़ेगा गर्म करने पर, और ठंडा करने पर आयतन घटेगा। गर्म करने पर आयतन, यानी गर्म कर रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। और ठंडा करते हैं तो आयतन घटता है। आप कहेंगे सर क्या बार बार वही बात बता रहे हो? लेकिन बच्चों, एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, धैर्य रखें। आयतन घटता है, ये बात बताई थी ना आयतन प्रसार में। और जल, जो जल की बात करें, जो कि एक द्रव है, केवल मतलब जल की बात कर रहे हैं, द्रव तो बहुत हैं, केवल हम पर्टिकुलर इस द्रव की बात कर रहे हैं, जिसे हम वाटर कहते हैं, जल कहते हैं, वाटर। तो बच्चों, इस जल को भी यही बात फॉलो करनी चाहिए कि जल को गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ना चाहिए और ठंडा करेंगे तो आयतन घटना चाहिए। बच्चों, यही तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा जल के साथ नहीं है। इसीलिए जल को पढ़ने जा रहे हैं कि जल बड़ा एबनॉर्मल व्यवहार प्रस्तुत करता है। बच्चों, जल का असंगत, यानी ये जो बातें पढ़ी उससे अलग है, असंगत प्रसार। जल का असंगत प्रसार, या आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी मिल जाएगी। किताबों को पढ़ा करिए बच्चों के, जल का असंगत व्यवहार वहाँ बताया गया है। अभी मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, तब आप वहाँ समझ जाएंगे। उस चित्र को देखिए और उस टॉपिक को पढ़ना कि होता क्या है बच्चों, कि जब जल को हम गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, यानी गर्म कर रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। पहले 0 था और उसका हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? जल है। उसको हमने गर्म करके उसका टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ा दिया? 4 डिग्री सेल्सियस। तो आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन जल का आयतन घटता। अब ये सब बातें मैं किसके लिए कर रहा हूँ? जल के लिए। ये बात जल के लिए है। वहाँ आयतन घटता, उल्टा होता है बच्चों, तो असंगत हो गया ना, आयतन घटता है। जीरो से 4 तक गर्म करेंगे तो आयतन घटेगा, फिर 4 से गर्म करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, चलो 100 डिग्री सेल्सियस तक की बात कर लेते हैं, क्योंकि बर्फ़ का जो आइस पॉइंट है वो 0 है और जो स्टीम पॉइंट है, जल को जल ही रहने देते हैं, गैस में नहीं बदल रहे। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल भी आपके पास हो सकता है, बर्फ़ की बात नहीं कर रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल भी तो हो सकता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में भी बदलता है, वो गुप्त ऊष्मा आगे पढ़ोगे।
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप और उससे उच्च ताप की भाप भी बन जाती है। तो 100 तक की बात करें, यानी अब 4 से 100 तक गर्म कर रहे हैं तो आयतन बढ़ता है ना। बड़ा अजीब बात, ऐसा और पदार्थों में नहीं है, जल के केस में ऐसा है कि 0 से 4 तक गर्म कर रहे हैं तो आयतन घट रहा है, और 4 से 100 तक गर्म कर रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। यानी इसका अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों तो इस तरीके से आएगा, कुछ ग्राफ से समझें। जैसे एक अक्ष मैंने ये ले ली और एक अक्ष मैंने ये ले ली, इस पर मैंने ले लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोल लो। तो जैसे 5 खाने बना के दिखा दूं, ये तो 5वां खाना है, ठीक है, और इसके ये 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके बना दिया मैंने। यहाँ 1.0000, इधर मैं क्या ले रहा हूँ, आयतन, वॉल्यूम V इंटू, ये वॉल्यूम है किसमें, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में आयतन इतना है। यानी 1 × 10⁻³ मतलब ये फैक्टर है उसका। तो ये वॉल्यूम है कितने का, 1 किलोग्राम जल की बात कर रहा हूँ मैं। 1 किलोग्राम जल लिया है इस अक्ष पर, उसका हम 1 किलोग्राम जल लेकर ये एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों। तो 0 पर और 5 पर, ऐसे करके हम कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, 100 तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक या सेंटीग्रेड कह लो उसको। 0 से 100 तक जा रहे हैं, ये 5 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो 4 है, ये 1 2 3 4, ये 4, ये इसको हाईलाइट कर दूं, इस पॉइंट को बड़ा कर दूं, ठीक है, इस पॉइंट को बड़ा कर दूं, बात समझना। तो होता क्या है कि इस तरीके से आता है कुछ ग्राफ। 4 पर 1 है, 4 पर कितना है, 1, इसे इस पॉइंट को मैं यहाँ बढ़ाऊं तो ग्राफ इस तरीके से आता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि 0 पर आयतन ज़्यादा है, और 0 से जैसे 4 तक गए तो आयतन देखो नीचे, ग्राफ नीचे आने लगा, घटने लगा आयतन घटने लगा, तो घनत्व तो बच्चों बढ़ने लगा। 0 से 4 तक आयतन घट रहा है, और जब आयतन घट रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है। घनत्व बढ़ रहा है बच्चों। और फिर 4 के बाद, जैसे 4 से मैं 100 की बात करूं तो आयतन बढ़ रहा है। अब देखो 4 के बाद, जैसे ये 4 न्यूनतम 4 पर था ये, ठीक है, तो 4 के बाद फिर आयतन बढ़ने लगा बच्चों, तो आयतन बढ़ रहा है। वैसे मैंने ऊपर लिख दिया था 0 से 4 तक आयतन घटता है। अब मैं घनत्व की बात भी जोड़ रहा हूँ ना, तो आयतन बढ़ रहा है। और घनत्व, जब आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घट रहा है। इसका मतलब सबसे कम आयतन यहाँ मिला 4 डिग्री सेल्सियस पर।
तो चार, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है। क्योंकि आयतन न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है, लिख लेना ऐसे ही, होता है, आयतन न्यूनतम होता है। अब ऐसा क्यों है? मैं आयतन बढ़ाता हूँ तो घनत्व घट जाता है, घनत्व अधिकतम करता हूँ तो आयतन न्यूनतम हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि घनत्व बराबर होता क्या है बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व में और आयतन में व्युत्क्रमानुपात है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो बच्चों ये एब नॉर्मल नहीं हुआ कि 4 तक, तो उसमें 4 तक हम गर्म कर रहे थे तो आयतन बढ़ना चाहिए था। हमने आयतन प्रसार में क्या पढ़ाया था कि किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने 0 से 4 तक गर्म किया तो आयतन घटने लगा, लेकिन 4 से 100 तक तो आयतन बढ़ा। यानी ये जो आयतन प्रसार का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ तक लग रहा है? 4 के बाद लग रहा है, 100 के बाद भी लगेगा। गैस, जब वो गैस में बदल जाएगा तो भाप बनेगी। 100 डिग्री सेल्सियस का जल फिर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और प्रसार होगा, तो वहाँ भी चलेगी ये बात। तो ये जो आयतन प्रसार था बच्चों, ये 4 के बाद लागू हुआ और 0 से लेके 4 तक तो उल्टा हो रहा है कि गर्म कर रहे हैं 0 से 4 तक और वो सिकुड़ और रहा है, आयतन घट रहा है आयतन, ठीक है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समझें कि हमारे पास एक गिलास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है 0 पर और ये पानी है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं तो आयतन घट रहा है, पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, आयतन कम हो गया, जबकि आयतन बढ़ना चाहिए था लेवल। और 4 के बाद जब ग्रेटर देन 4 करते हैं तब प्रसार होने लगता है, तब फिर क्या होता है कि इसके लेवल से भी ऊपर चला गया। गिलास और बड़े कर लो, जो बर्तन हैं इनको और बड़े कर लो, इसकी सीध से भी ऊपर चला गया, ये ग्रेटर देन 4 पर हो रहा है। तो यहीं तक गड़बड़ है, 0 से 4 तक के बीच गड़बड़ है कि 0 से 4 तक गर्म किया तो आयतन घट गया, फिर 4 के बाद गर्म किया तो बढ़ गया, आयतन प्रसार को फॉलो करने लगा। तो द्रव का असंगत व्यवहार बच्चों कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक ये असंगत व्यवहार प्रस्तुत करता है, असंगत प्रसार होता है। जो प्रसार होना चाहिए वैसा न होकर उल्टा होता है। समझ गए होंगे बच्चों आप? हाँ, इनकी वैल्यूज़ और लिख दूं बच्चों में, मैंने ग्राफ में ये चित्र और बना दिए, चलो इन्हें हटाना पड़ेगा। चलिए अभी देखते हैं। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनको हटा के ग्राफ में वैल्यूज़ लिखता हूँ कि किस किस टेम्परेचर पर कितनी वैल्यू है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उससे आप समझ जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो बच्चों अब मैंने ये ग्राफ कंप्लीट कर दिया है। तो आपने देखा बच्चों कि 0 पर जो आयतन है वो है 1.0013 और 4 तक गर्म करने पर इतने से कम हो गया, आयतन घट गया और घट के रह गया 1.00000, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम
घट गया, सबसे कम वॉल्यूम यही है। इसके बाद जब गर्म किया तो वॉल्यूम बढ़ने लगा और 100 पर वॉल्यूम कितना हो गया 1.04343। तो इतना टुकड़ा ये असंगत व्यवहार है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक कि बढ़ने की बजाय आयतन बढ़ने की बजाय, क्योंकि प्रसार में आयतन बढ़ता है, तो 0 से 4 तक ये असंगत व्यवहार है। ठीक है ना बच्चों, समझ गए। 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक असंगत व्यवहार है इसका। इसका एक फ़ायदा भी है बच्चों। देखो, प्रकृति सोच समझ के कुछ करती है। हम लोग ये सोचते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा मिला, फ़ायदा पहले सोचते हैं ना। तो इसका फ़ायदा है कि जैसे बच्चों कोई झील है, नदी है, तालाब है, तो आपको पता है कि पानी के अंदर जलीय जीव जंतु रहते हैं, वनस्पतियाँ भी होती हैं, जलीय पौधे भी होते हैं। तो अगर ठंडे प्रदेशों की बात की जाए जहाँ बर्फ़ जम जाती है, पानी के ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है, तो बच्चों ऊपर मान लो अगर ये बर्फ़ भी जम गई, यहाँ बर्फ़ भी जम गई, सॉलिड बना दूँ, बर्फ़ भी जम गई ऊपर, तो भी बच्चों इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो नीचे का जल है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सॉरी बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और इसके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं, यानी ऊपर की सतह पर बर्फ़ अगर जम भी गई, यानी जल जम के बर्फ़ बन गया, ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, लेकिन नीचे का टेम्परेचर 4 ही बना रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। तो होता क्या है कि उसके अंदर, पानी के अंदर जो जली जीव जंतु वनस्पतियां हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। अगर जल की ये असंगत व्यवहार, ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो बच्चों दिक्कत क्या होती कि ये सब जम जाता और उनको सरवाइव करना मुश्किल था। जैसे मछलियां हैं, उसके अंदर, पानी के अंदर मछलियां हैं, मतलब सबसे पहले हम पूछते हैं वाटर एनिमल का नाम बताओ बच्चों, तो सबसे पहले बच्चा बताता है सर फिश, मछली। तो मैं एक उदाहरण से ही बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं बच्चों, अब बायोलॉजी नहीं पढ़ानी है। तो अब यहाँ टेम्परेचर और डाउन हो जाता तो मछली ज़िंदा कैसे रहती, ये सब जम जाता पानी तो मछली ज़िंदा कैसे रहती। तो नीचे का पानी नहीं जम पाता, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है बच्चों, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। और नीचे का जलीय जीवन ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ जमने के बाद भी सुरक्षित बना रहता है, सर्वाइव करता है। तो बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा फिर लेंदी हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बच्चों आप कंजूसी करते हैं इस काम में, तो अच्छा सा सुंदर सा इसका नोट्स बनाइए। सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगी, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था सर आप क्या एनसीईआरटी बेस्ड पर पढ़ा रहे हो, तो बच्चों मैं हाँ एनसीईआरटी बेस्ड पर ही पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।